हेलो गाइस, आज हम आप लोगों को थ्योरी में ब्लैकेटिंग के बारे में बता रहे हैं कि आग लगने के बाद कौन कौन से उपाय करना चाहिए उसको पूर्ण रूप से बंद करने के लिए। तो अभी देखिए बता रहे हैं कि कौन से सिलेंडर का, अग्निशामक, फायर एक्सटिंग्विशर का कहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं। तो नंबर 1 पे आप आता है कूलिंग। देखिए कूलिंग के अंतर्गत है आग के क्षेत्र में जलने वाले पदार्थों की गर्मी को कम करना चाहिए। जहाँ पे कूलिंग दिया है, जहाँ पे आग लगी है, तो वहाँ पे क्या होता है कि तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ने के कारण आदमी उसके पास नहीं जा पाता है, तो वहाँ पे पानी के द्वारा उस एरिया को ठंडा करना चाहिए, पानी का छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि आदमी वहाँ पास में पहुँच सके। फिर आता है आपका अग्निशामक। नंबर 1 पे देखिए अग्निशामक में क्या है, ये आग बुझाने का उपकरण है जिसमें गैस या केमिकल भर दिया जाता है। विभिन्न प्रकार की आग को बुझाने के लिए अलग अलग प्रकार के अग्निशामकों का प्रयोग किया जाता है। इसे कार्यशाला में निश्चित स्थान पर सभी जगहों से सरलतापूर्ण पहुंच के अनुसार दीवार आदि पर लटका दिया जाता है। इससे क्या होता है, जिससे आग लगने पर इसकी नोच को दबाकर अंदर रखे केमिकल की बोतल को तोड़ा जाता है। जो हमारा देखिए इस प्रकार का सिलेंडर बना होता है लोहे का, ऐसे हमारा इस गोलाई में सिलेंडर होता है। ये देखिए हमारा सिलेंडर हो गया, ये लोहे का होता है। ये हमारा पाइप होता है। इसके द्वारा क्या होता है कि पाइप के द्वारा ये हमारा हैंडल होता है। हैंडल को जैसे ही दबाते हैं, इसके अंदर जो केमिकल दो पार्टों में भरा रहता है वो जाकर के एक दूसरे में मिक्सचर बन जाता है। मिक्सचर बनने के बाद क्या होता है, ये हमारा पाइप होता है। एक हाथ से पाइप पकड़ते हैं, एक हाथ से ऐसे हैंडल डालते हैं, और जिस स्थान पे आग लगी होती है वहाँ पर हम इस द्रव का प्रयोग करते हैं सिलेंडर के सहारे से। फिर देखिए पाइप एक्सटिंग्विशर के प्रकार। ये जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं ये अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। देखिए इसमें नंबर 1 में आता है आपका सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड अग्निशामक। सोडा एसिड हमारा जो है अग्निशामक, इसमें देखिए इसका प्रयोग 1 लाख फायर को बुझाने के लिए किया जाता है। जो हम आग आपको बताए थे कि कितने प्रकार की आग लगती है, ए प्रकार की, बी प्रकार की, सी प्रकार की। ए प्रकार की आग आपकी कार्बन से लगती है, जैसे आपका लकड़ी हुआ, पेपर हुआ, कपड़ा हुआ, इन चीज़ों से हमारी ए प्रकार की आग लगती है। तो इसको ए प्रकार की आग को बुझाने के लिए सोडा एसिड अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। जो हमारा सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर होता है, सिलेंडर हमारा होता है, उसका प्रयोग करते हैं ए प्रकार की आग को बुझाने के लिए। 1 लाख फायर को बुझाने के लिए पानी, मिट्टी आदि का भी प्रयोग किया जाता है। जो हमारी आग लकड़ी से या पेपर से या कपड़े से लगी होती है, इसको बुझाने के लिए पानी का भी प्रयोग करते हैं और मिट्टी का भी प्रयोग करते हैं। इसमें 2 कंटेनर होते हैं, जिनमें से बाहरी भाग में सोडा बाइकार्बोनेट तथा भीतरी भाग में एल्युमिनियम सल्फेट का घोल होता है। जो हमारा सिलेंडर होता है, अभी बनाए थे सिलेंडर, जो हमारा सिलेंडर होता है इसमें 2 भाग होते हैं, बीच से पार्टीशन होता है। पार्टीशन में क्या है कि एक भाग पे हमारा बाइकार्बोनेट तथा भीतरी भाग में एल्युमिनियम सल्फेट का घोल भरा होता है। जो हमारा बाइकार्बोनेट होता है वो सूखे पाउडर के रूप में होता है, और जो हमारा एल्युमिनियम बाई सल्फेट होता है वो हमारा द्रव के रूप में होता है। जब दोनों में अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया होने के बाद प्रेशर बनता है, प्रेशर के बाद वो बाहर निकलता है, और जिन स्थानों पे आग लगी होती है वहाँ पर पास में जा कर के नली पकड़ करके वहाँ पे डालते हैं। देखिए सिलेंडर फिर से बना दे रहा हूँ।
ये देखिए हमारा सिलेंडर हुआ। फिर इसके बाद है फोम अग्निशामक, हमारा अभी है सोडा एसिड अग्निशामक। इसके बाद हमारा नंबर 2 पे आता है फोम अग्निशामक, जो हमारी आग तेल से लगी होती है, तेल के द्वारा लगती है, पेट्रोल डीजल मोबियल, उनसे हमारा जो आग लगता है उसे फोम फायर एक्सटिंग्विशर के सिलेंडर से उसे बुताते हैं या ख़त्म करते हैं। जैसे हमारा जो लकड़ी से आग, ये सिलेंडर पे लिखा रहता फोम फायर एक्सटिंग्विशर। यदि आप जब हमारी तेल से आग लगी होती है वहाँ पे फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, और जब हमारा सोडी उससे लकड़ी या पेपर या कपड़े से आग लगी होती है वहाँ पर सोडा एसिड अग्निशामक सिलेंडर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए फोम फायर अग्निशामक का इस प्रकार की 20 प्रकार की आग होती है जो आपकी तेल से लगती है, वो आपकी 20 प्रकार की आग होती है बुझाने के लिए, जिसे ऑयल फायर भी कहते हैं। इसमें 2 कंटेनर होते हैं जिनके बाहरी भाग में सोडा बाइकार्बोनेट तथा भीतरी भाग में एल्युमिनियम सल्फेट का घोल होता है। सोडा बाइकार्बोनेट और एल्युमिनियम सल्फेट का घोल होता है इसके सिलेंडर के अंदर। जैसे ही हम वहाँ पे एक क्लिप लगा रहता है पेन, जैसे ही पेन को हटाते हैं, हटाने के बाद हमारा सिलेंडर अपक्रिया करता है और जो द्रव होता है बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। फिर हमारा आता है CTC अग्निशामक। CTC में हमारा आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। जो हमारी आग बिजली के द्वारा लगी होती है उसे हम CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो हमारा सिलेंडर होता है उसमें लिखा रहता है CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो उसका प्रयोग हम बिजली से लगी हुई आग को बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। नंबर 3 पे हमारा आता है CTC अग्निशामक। देखिए CTC में क्या है, इस प्रकार कोई एक्सटिंग्विशर का प्रयोग C क्लास फायर को बुझाने के काम में करते हैं। जो हमारे C प्रकार की आग होती है, इस CTC सिलेंडर से, अग्निशामक सिलेंडर से उसको बुझाने का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करने पर इसमें से भाप के रूप में बाहर निकलता है। जब ये हम सिलेंडर का प्रयोग करते हैं तो उसमें द्रव के रूप में निकलता है, और जब हम बिजली वाले में CTC अग्निशामक का प्रयोग करते हैं तो इसमें भाप के रूप में निकलता है। इसका प्रयोग करने पर इसमें एक पीतल का सिलेंडर होता है जिसमें कि डबल एक्टिंग पंप लगा होता है। जो हमारा ये होता है सिलेंडर वो पीतल का होता है और इसमें 2 पाइप लगे होते हैं। अब फिर हमारा आता है ड्राई पाउडर अग्निशामक। ड्राई पाउडर में हमारा आता है जो गैस के द्वारा आग लगती है, जो हमारी डी प्रकार की आग होती है वो डाई पाउडर होता है। नंबर 4 पे डाई पाउडर, ये हमारा डाई पाउडर के नाम से आता है। इसमें क्या है, अग्निशामक जो हमारी गैस के द्वारा आग लगती है उसमें डाई पाउडर अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। इसमें डी क्लार्क फायर बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे रासायनिक फायर भी कहते हैं। ये गैस कार्ट्रिज या स्टोरेज प्रेशर टाइप के होते हैं। ये दोनों ही कार्य करने की विधियां हैं। इनमें से मुख्य अंतर फोर्क आकार का नोजल होता है, इसके द्वारा डी क्लार्क फायर को बुझाने के लिए पाउडर तैयार किया जाता है। फिर देखिए इसमें यदि आग में आदमी जल जाता है, जलने के बाद उसमें उसका कौन सा उपचार, प्राथमिक उपचार करने के लिए जल्दबाजी में घर में जो उपचार करते हैं उसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक उपचार है। प्राथमिक उपचार में हमें क्या करना चाहिए, कार्यशाला में कार्य के दौरान छोटी बड़ी असावधानियों से दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसके लिए प्राथमिक उपचार की जानकारी होना भी आवश्यक होता है। छोटी मोटी जानकारी होना आवश्यक है कि जल गए हैं या कुछ लग गया है तो उसमें क्या ट्रीटमेंट कर दें तुरंत। घायल व्यक्ति को चिकित्सक द्वारा उपचार मिलने से पूर्व राहत व बचाव के लिए इसके लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कार्यशाला में सदैव
प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स जो हमारा कार्यशाला होता है, जहाँ पे आप काम करते हैं, या कॉलेज हो या कंपनी हो या कोई दुकान, ऐसा कोई कुछ भी हो, वहाँ पर एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स में हमारा पट्टी है और टिंचर है और दवा है, ये सारी चीज़ें होना अति आवश्यक। डिटॉल्स है, ये सारी चीज़ें होना अति आवश्यक है। हमारे छोटा मोटा घाव या खरोंच लग जाए जिसके कारण हम उसे तुरंत पट्टी कर सकें, जिससे कि व्यक्ति का जो उसका ब्लड ज़्यादा ना निकल पाए। इसके उपचार के लिए कुछ ना कुछ फर्स्ट एड बॉक्स होना अति आवश्यक है, जिसमें कि संभावित सभी प्रकार के प्राथमिक उपचार से संबंधित मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, रुई है, पट्टी है आदि पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। फिर इसके बाद है प्राथमिक उपचार के साथ तुरंत डॉक्टर को बुलाने की व्यवस्था भी ध्यान में रखना चाहिए। प्राथमिक उपचार करते रहिए, करने के बाद तुरंत डॉक्टर को भी सूचित कर देना चाहिए। यदि चोट या घाव आदि के बढ़ने की शंका होने पर पीड़ित व्यक्ति को वहाँ से नहीं हटाना चाहिए। जो पीड़ित व्यक्ति है जिसको चोट लगी है वहाँ से नहीं हटाना चाहिए। जहाँ पे वो लेटा हुआ है, यदि सुरक्षित जगह है तो वहीं पे उसे लेटा रहना चाहिए। घायल व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए तथा धैर्य बनाए रखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। यदि आपके कोई पास में है, चोट लग गया है, उसका ब्लड निकल रहा है, तो ये न कहिए कि अरे आपका ब्लड बहुत ज़्यादा निकल गया है, अब आपको दिक्कत होगी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। यदि ऐसा बोलते हैं पीड़ित व्यक्ति के पास में तो जल्दी से घबरा जाता है। चोट लगे हुए व्यक्ति को आसपास घेर कर नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उस पर जो अच्छी हवा है, ऑक्सीजन है, नहीं मिल पाता है। चोट लगे हुए व्यक्ति को आसपास से घेर करके खड़े नहीं होना चाहिए। इसके अलावा प्राथमिक उपचार हेतु निम्नलिखित सामान प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में रहना चाहिए। नंबर 1 पे आपका टिंचर, नंबर 1 पे आता है आपका टिंचर बेंजोइन। नंबर 2 आपका आता है टिंचर आयोडीन। नंबर 4 पे आपका आता है चाकू। नंबर 5 पे आता है आपका ड्राफर। नंबर 6 पे आपका आता है बर्नौल। इसी प्रकार से आपका जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है, फर्स्ट एड बॉक्स में सारी दवाएं होना चाहिए, जिससे कि घाव लगे या चोट खाए हुए व्यक्ति के लिए तुरंत आप उसके लिए उपचार कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपका आता है कृत्रिम श्वसन विधि। कृत्रिम श्वसन विधि, कृत्रिम श्वसन विधि के द्वारा आपका क्या आता है, जब किसी व्यक्ति को मूर्छा आ जाता है या गस आ जाता है तो उसे अचेत अवस्था में श्वास देने के लिए आप अपना लंबी सी हवा ले सांस करते हैं। सांस करने के बाद उसके मुंह में अपना मुंह लगा करके अपनी सारी हवा छोड़ देते हैं और तुरंत अपना मुंह हटा लेते हैं। अपना मुंह इसलिए हटा लेते हैं कि जब व्यक्ति के मुंह से जो सांस निकलेगी उसमें से जो कीटाणु होंगे, आप अपना मुंह लगाए रखेंगे तो वो कीटाणु आप पे प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए कृत्रिम श्वास विधि में और सब ये होता है, कृत्रिम श्वास विधि करते हैं बिजली से झटके लगे हुए व्यक्ति को। विद्युत के झटके यानी किसी कारण से दुर्घटना होने पर पीड़ित व्यक्ति को श्वसन लेने में भी परेशानी होती है या बंद भी होने लगती है। ऐसी स्थिति में घायल व्यक्ति को कृत्रिम श्वास देने की विधि अपनाई जाती है, जो निम्न प्रकार से होती है। जो आपका घायल व्यक्ति पड़ा है, बिजली के झटके लगे हुए हैं या अन्य चीज़ों से उसका किसी कारणवश चक्कर आ गया है या गस आ गया है, तो उसे श्वास देने के लिए आप लंबी सी सांस लेंगे और उसके मुंह में अपनी सांस छोड़ देंगे और अपना मुंह बाहर हटा लेंगे। इसमें आपकी आती है एक विधि होती है सेफर विधि। देखिए सेफर विधि के द्वारा इस विधि में पीड़ित व्यक्ति को इस प्रकार लिटाया जाता है कि पीड़ित का मुंह एवं नाक फर्श मिट्टी पर न लगे। जो हमारी सेफर विधि होता है
ऐसे लेटाते हैं। लेटाने पे क्या होता है, जो आपका मुंह और नाक है ये पीड़ित व्यक्ति का जमीन पे न रगड़े, वो ऐसे गर्दन रखते हैं, ऐसे पेट के बल ऐसे लेटते हैं और इस तरीके से गर्दन रखते हैं जैसे हम लोग तकिया में रखते हैं। ऐसे नहीं रखते हैं, नहीं हमारा मुंह नाक है जो जमीन में लग जाएगा, जिसके कारण हमारा सांस आना जाना बंद हो जाएगा। फिर सहायक रोगी को बगल में इस प्रकार बैठ जाना चाहिए कि इस क्रिया के लिए सहायक का मुंह रोगी के सिर की ओर रहे और अपनी दोनों हथेलियों का दबाव पीड़ित के कमर के ऊपर डाला जा सके। अब व्यक्ति ऐसे लेटा है, लेटे हुए व्यक्ति पे हम ऐसे करके बैठ जाएंगे और उसकी जो हथेलियां होंगी उसको आगे ऐसे वो हथेलियां करेगा और जो व्यक्ति उसके हम कमर पे ऐसे अपने जांघों के बल उसको दाबेंगे। इससे क्या होता है, दोनों हाथों के कमर पर दबाव डालने से रोगी का पेट दबने से रोगी के पेट की हवा, पानी आदि को श्वसन नली में अटका हो या निकल जाए। जैसे अब हम ऐसे व्यक्ति के बैठेंगे और उसका जो कमर होगा, कमर को ऐसे दाबेंगे, यहाँ पे दाबने पे जो क्या है ये पेट दबेगा। जब पेट दबेगा तो जो उसका पानी या श्वास अटका होगा नली पे वो बाहर निकल जाएगा। यही विधि करते हैं जब कोई व्यक्ति पानी में डूब जाता है तो उसके पेट में जब पानी भर जाता है तो उसे ऐसे चित लेटाकर ऐसे मुंह करके उसके पेट या पीठी में ऐसे दबाते हैं, तो जो उसके सर पेट के अंदर पानी होता है वो बाहर निकल जाता है और व्यक्ति सांस लेने लगता है। फिर इसके बाद है, इसके पश्चात दबाव हटाकर कुछ अंतराल के बाद पुनः क्रिया करते हैं। इस प्रकार क्रिया प्रति मिनट लगभग 20 बार हो जानी चाहिए। थोड़ा करेंगे, करने के बाद हाथ हटा लेंगे, फिर उसके पेट और पीठी को ऐसे जंप करेंगे तो जो वहाँ पे होगा पानी या कोई हवा रुकी हुई है तो वो बाहर निकल जाएगी। ऐसे करने में कम से कम 1 मिनट में 20 बार करेंगे, जिससे कि जल्दी जल्दी करने पे जो भी व्यक्ति के होगा वो साफ हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है हमारा सिल्वेस्टर विधि। देखिए सिल्वेस्टर विधि में क्या होता है, इस विधि में रोगी को ऐसे सिर के ऐसे लिटा देते हैं। लिटा देने में क्या होता है, उसकी मुंह की तरफ बैठ करके जो हमारा पीड़ित व्यक्ति होता है उसके मुंह की तरफ बैठ करके उसके कमर में दबाव करते हैं, जिससे कि उसके अंदर जो गैस भरी हवा भरी हो वो बाहर निकल जाए। रोगी को चित्रानुसार लिटाकर उसके कपड़े और जूते आदि को ढीला कर देना चाहिए। यदि व्यक्ति जूता पहने हुए हैं उनको उतार दो, यदि पैंट या बेल्ट टाइट लगा हुआ है तो उसको लूज कर दो और कपड़े उतार के उसका करें, क्योंकि पूरा शरीर उसका खुल जाए, नहीं तो कपड़ों पे जकड़ा रहता है। जैसे ही ऐसे पंपिंग करेंगे तो जिससे कि तनाव लगेगा। रोगी को कंधे के तकिया या कपड़े आदि की मोटी ताह बनाकर लगा देनी चाहिए। रोगी के सिर के पास बैठकर रोगी के दोनों हाथों की कोहनी के नीचे पास से पकड़कर सिर की ओर करते हुए जमीन फर्श की ओर दबाना चाहिए। ऐसा करने से फेफड़ों से हवा बाहर आती है। जब उसकी सिर की तरफ बैठ जाएंगे, बैठ जाने के बाद ये जो हमारे ये पुट्ठे होते हैं, यहाँ पुट्ठों पे ऐसे दबाव करेंगे तो जो ये हमारे यहाँ पे फेफड़े होते हैं, फेफड़ों पे जब पंप होगा तो उसमें जो अटका हुआ होगा वो बाहर निकल जाएगा। फिर हमारा रोगी की कोहनी को अब पुरानी स्थिति में लाकर पुनः उसी क्रिया को करना चाहिए। यह क्रिया प्रति मिनट में 15 से 20 बार करनी चाहिए, जिससे कि जो भी हमारा होगा लेवल में वो सब निकल जाएगा और जो लेवल में होगा वही बना रहेगा। फिर आपका आता है लो बोर्ड विधि। लो बोर्ड विधि के द्वारा क्या करते हैं, इसका दूसरा है लो बोर्ड विधि। लो बोर्ड विधि में है, पीड़ित को सीधा सिल्वेस्टर एवं मुंह को अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। जो हमारा पीड़ित व्यक्ति है उसको सिर के बल ऐसे लिटा दें, उसके यदि तम्बाकू वगैरह कुछ मुंह में हो उसको बाहर निकाल दें, तभी ये सब कार्य करें। अपना हाथ रोगी की गर्दन के नीचे लगा लें। जो हमारा ये एक हाथ होगा वो रोगी के ऐसे गर्दन के नीचे लगा लेंगे
लगा लें। रोगी के फेफड़ों को हवा बाहर निकालने तथा अपने मुंह को हटा कर रखें। इस प्रकार ये क्रिया बार बार करनी चाहिए। लो बोर्ड विधि में लंबी सांस लेंगे। सांस लेने के बाद पीड़ित के मुंह में अपना मुंह लगाकर लंबी सांस छोड़ेंगे और जैसे ही सांस हमारी छूट जाएगी हम अपना मुंह बाहर कर लें, ताकि रोगी की सांस के द्वारा जो उसके अंदर के कीटाणु हैं वो हमारे मुंह पे ना आए। और ये सब करना बार बार क्रिया करनी चाहिए। फिर आपका आता है आपातकाल में अपने कर्तव्य। आपातकाल स्थिति में कौन कौन से कार्य करना चाहिए, या स्कूल हो या कारखाना हो या कॉलेज हो, कहीं भी हो, जब व्यक्ति तुरंत उसे उपचार नहीं मिल पाता है तो ये उपचार करना चाहिए। इसके बाद तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचाएं। व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कारखानों, स्कूलों, विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों में विभिन्न प्रकार से बनी आपात स्थितियों में अपने कर्तव्य को विधिवत पूर्वक निर्वाह करना चाहिए। इसमें देखिए क्या है, अब आपका कल कारखानों, संस्थानों आदि में विद्युत की सप्लाई के फेल हो जाने पर अलग अलग अन्य कारणों से सिस्टम के फेल हो जाने पर कृत्रिम को अपने कर्तव्यों को निर्वाह करते हुए आपात स्थितियों में स्वयं को, अन्य श्रमिकों को तथा अपने संस्थान की मरीजों आदि को सुरक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। कहीं भी हैं, यदि आप आपातकालीन स्थिति में हैं, आपका साथ का या आपका कोई दोस्त ऐसी दुर्घटना से घटित हो जाता है तो उसके लिए आपको उसकी सहायता करना चाहिए। या कारखाने हो या स्कूल हो या कॉलेज हो, कहीं भी हो, ऐसी दुर्घटनाओं में आदमी को छोड़ना नहीं चाहिए। उसको अपना डॉक्टर को बुलाना और उसके साथ में जो आपका ट्रीटमेंट आपको जानकारी हो उसके बारे में ट्रीटमेंट करना चाहिए। फिर इसके बाद है आपको विद्युत सप्लाई बंद करना।